नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था का जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 लेक्चर जो पढ़ाए गए हैं ना वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम है रवि यादव। मैं आप सभी का श्री एजुकेशन के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 तो आपको याद होगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी आपको फिर से बता देता हूँ लेक्चर नंबर 3 की, ताकि लेक्चर नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे ना तो 1919 का जो एक्ट पढ़ेंगे उसको आपको तभी समझ में आ पाएगा जब 1909 का एक्ट आपको आता होगा। तो तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि हाँ क्या परिवर्तन हुए। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसे कहा जाता है, अर्थात भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, किसी भी तरीके से ये आ सकता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव थे, जबकि मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो ये सिस्टम था कि जो वायसराय थे उनकी एक जो कार्यकारी परिषद थी, जो एक बहुत ही क्लोज उनके कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, जो इनकी कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उसमें पहले इंडियंस को अलाउड नहीं किया गया था। लेकिन 1909 में पहली बार एक इंडियंस को जोड़ा गया। वो कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार जोड़ा गया। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इस समय सिचुएशन क्या थी? वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसके अलावा कुछ एडिशनल मेंबर भी थे जिन्हें आप केंद्रीय विधान परिषद कह सकते हैं, जिनकी संख्या नियुक्त की गई थी कि 16 मिनिमम हो सकती है, 60 मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन उस समय 60 थी इनकी संख्या। कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। और इनकी जो अवधि हुआ करती थी, जो टाइम पीरियड, इनका 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के मेंबर हुआ करते थे, एक ऑफिशियल अर्थात सरकारी सदस्य और नॉन ऑफिशियल अर्थात गैर सरकारी सदस्य। ऑफिशियल सदस्यों की संख्या 28 थी, जबकि जो गैर सरकारी सदस्य थे इनकी संख्या 32 थी। इतना तो आपको मालूम है। ऑफिशियल का मतलब क्या है? वो सदस्य यहाँ पर होंगे, इन्हें जो मनोनीत करेंगे वो वायसराय ही करेंगे। ये वो सदस्य होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो सिविल सेवा में लगे हुए थे या मिलिट्री सेवा में लगे हुए थे, उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। और नॉन ऑफिशियल में इंडियंस को भी भागीदारी देना शुरू कर दिया था। ये तो आपको ऑलरेडी बताया ही था शुरुआत में ही। लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफिशियल में कुछ सीटें जो है ना केवल मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई थी, अर्थात यहाँ पे मुस्लिमों को चुनकर आना था और उनके लिए जो वोट करेंगे वो केवल मुस्लिम ही करेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए पृथक प्रतिनिधित्व, अर्थात मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया यहाँ पर पहली बार। तो इस तरीके से लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय था, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, अर्थात जो प्रतिनिधि होंगे वो मुस्लिम होंगे, उनको वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं 1919 का एक्ट, इसमें क्या परिवर्तन हुए। अब देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाए, भारत सरकार अधिनियम कहा जाए या भारत परिषद अधिनियम कहा जाए, तो किसी भी नाम से ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारत परिषद अधिनियम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रिटेन में एक जो है भारत सचिव है, उनकी एक परिषद है। तो इस तरीके से कुछ भी कहा जा सकता है। इस एक्ट को 3 नाम याद रखिए: भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम को 1919 का जो एक्ट था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय ब्रिटेन के अंदर जो भारत राज्य सचिव, जो मंत्री का एक पद था, एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्हें भारत सचिव कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, पहले हमने बताया अच्छे से। और चेम्सफोर्ड कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है,
ये नए आए थे, 1916 में इनकी जो है वायसराय बने थे ये, और 1917 में ये मोंटेग्यू ये जो थे ना ये भारत सचिव बने थे। अब मोंटेग्यू की खासियत ये थी कि ये जो है ना क्रिटिसाइज़ करते थे, जो भारत में शासन चल रहा था, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी उसको ये पसंद नहीं करते थे, उसका ये विरोध करते, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। इसलिए इन्होंने 1917 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया कि भारत का जो शासन है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह होना चाहिए, अर्थात एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसे वहाँ की जनता ही चुनी हो। जैसे हमारी जो अभी गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना, कि मतलब जनता के द्वारा ही चुनी जा रही है सरकार, तो उस प्रकार की गवर्नमेंट भारत के लिए होना चाहिए। हालांकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही अधीन ही रहेगी, लेकिन उन्हें खुद के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट उनके लिए होनी चाहिए, तब शांति व्यवस्था बन पाएगी, तब लोग खुश रह पाएंगे। इनका ये मानना था। इसके बाद 1918 में ये भारत में आते हैं और यहाँ के वायसराय चेम्सफोर्ड से बातें करते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी, जिन्ना और भी कई बड़े बड़े नेताओं से मिलकर ये यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानते हैं। उसके बाद 1918 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो उस रिपोर्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है, और वही रिपोर्ट इस अधिनियम 1919 अधिनियम का आधार बनी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट में क्या बातें हैं वो आपको जाननी है। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि हम केवल एक्ट के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि वो एक्ट क्यों लाया गया, क्या ऐसी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हुई कि यही एक्ट लाना पड़ा। ये जो विषय है ना ये आधुनिक भारत के इतिहास का विषय है। ठीक है, ये आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें फिर से ये चर्चा आएगी, और ये चर्चा विस्तृत रूप से होगी, क्योंकि उस समय आपको पूरी कहानी मालूम पड़ जाएगी क्या हो रहा है भारत में, क्या नहीं हो रहा है। तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर 1919 का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों आया, और इसमें जो प्रावधान किए गए यही प्रावधान क्यों किए गए, ये सारी जानकारी अच्छे समझ में आएगी। फ़िलहाल हम संविधान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो जितना आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा तो आप बच्चे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो आपकी संविधान का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब ये सब बातें मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे फिर से रिपीट होंगी। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यहाँ पर पहले एक सदस्य हुआ करते थे जो कि भारतीय थे, अब यहाँ पर 3 भारतीय हो गए। ठीक है, 6 में से 3 भारतीय हो गए और 3 अंग्रेज हो गए। तो सबसे पहला चेंज तो ये हुआ, नोट कर लीजिएगा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों को जगह दी गई। ठीक है, और ये जो मंत्रिमंडल वाला सिस्टम में पहले से ही आ गया था, ये तो आपको मालूम ही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। इसके अलावा वायसराय के अधीन जो इनके एडिशनल मेंबर हुआ करते थे, बताया था ना आपको, जो केंद्रीय विधान परिषद जिसे आप कह सकते हैं, जिनकी संख्या 60 थी, अब वो सिस्टम हटाकर यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, जैसे आज भारत में है। भारत के अंदर 2 सदन है, जानते हैं, जो भारत की जो विधायिका है, जो संसद है, इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार का कंसेप्ट पहली बार 1919 के एक्ट में लाया गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो किस एक्ट के माध्यम से लाई गई, तो 1919 एक्ट के माध्यम से लाई गई। ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द्विसदन, 2 सदन कौन कौन से थे, एक तो था राज्य परिषद, ठीक है, और दूसरा विधान परिषद। राज्य परिषद को अपर हाउस कहा जाता था, अपर हाउस। जैसे आज अपर हाउस कौन सा है, आज अपर हाउस आपका राज्यसभा है, और विधान परिषद को लोअर हाउस कहा जा रहा है। ठीक है, लोअर हाउस कहा जा रहा है, नोट कर लीजिएगा, जैसे आज लोकसभा है। और जो राज्य परिषद थी इसमें
संख्या जो थी ना 60 थी, इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष कार्यकाल था। इसके अलावा जो विधान परिषद थी, जो लोअर हाउस था, जो कि आज की डेट में जो लोकसभा है, ये इसमें सदस्य कितने थे? 145 सदस्य थे। इनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का कार्यकाल था। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का कार्यकाल था। इसके अलावा नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्य परिषद है, जो अपर हाउस है, जिसमें 60 सदस्य हैं ना, इसमें से 60 सदस्यों में से 33 सदस्य तो चुन कराएंगे, चुनाव जीत कराएंगे, जबकि 27 सदस्य ये नॉमिनेट किए जाएंगे जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें कुछ ऑफिशियल होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे, अर्थात कुछ सरकारी होंगे, कुछ गैर सरकारी होंगे। मतलब सरकारी सदस्य वो सदस्य होंगे जो पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कोई सिविल सेवक हों या मिलिट्री सेवा कर चुके हों वो, और नॉन ऑफिशियल में इंडियंस भी हो सकते हैं। हालांकि जो इलेक्टेड होंगे इसमें भी इंडियंस होंगे। ये मनोनीत किया जा रहा है ना, तो ये तो जो मनोनीत कर रहे हैं वायसराय, ये तो उन्हीं को मनोनीत करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एकदम पक्के वफादार हों, उन्हीं को करेंगे। अब यहाँ पर 33 सदस्य इलेक्टेड हो रहे हैं। इन 33 सदस्यों में से जो इलेक्टेड हो रहे हैं, तो वही कंसेप्ट है जैसे मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली बताई गई थी आपको। जैसे मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली थी, इसके साथ ही यहाँ पर सिखों के लिए भी अलग चुनाव प्रणाली कर दिया गया। ठीक है, सिखों के लिए अलग चुनाव प्रणाली, और सिखों के साथ साथ जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए भी अलग चुनाव प्रणाली कर दिया गया, और कुछ सामान्य थे उनके लिए भी ये अलग चुनाव प्रणाली। मतलब कि ये मिला जुला कर देखिए, यहाँ पर 33 सदस्य जो है ना राज्य परिषद के, ये चुन कर आएंगे। इन्हीं में मुस्लिम भी होंगे जिनके लिए अलग चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली थी आपको बताया था, वो वाला यहाँ भी कंसेप्ट है। हालांकि 1919 का जो एक्ट था, इसमें जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी इसका विस्तार कर दिया गया। जैसे 1909 में केवल मुसलमानों के लिए था, यहाँ पर जो है ना ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया, सिखों के लिए भी कर दिया गया। ठीक है, ऐसा कर दिया है। और जो वोट करेंगे तभी तो चुन कर आएंगे। वोट कौन करेंगे? जैसे आज जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, भारत के नागरिक है अगर। उस समय सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। बहुत ही रिस्ट्रिक्ट, बहुत ही एकदम कड़े कानून बनाए गए थे। कुछ लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। वो उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे थे संपत्ति के आधार पर। जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जमींदार है, उसको वोटिंग राइट दे दिया। जो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है इनको, उनको वोटिंग राइट दे दिया। जिसकी शिक्षा बहुत उच्च है उस टाइप के लोगों को वोटिंग राइट दे दिया। जिनके पास उपाधियाँ थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि, जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ हुआ करती थी, उन लोगों को वोटिंग राइट दे दिया। तो लगभग 17,000 लोगों को ही वोटिंग राइट मिल पाए थे। ठीक है, उनमें से कुछ महिलाएं भी थी, तो महिलाओं को भी मताधिकार यहाँ पे मिला। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिए 1919 में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं केवल 1919 का आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसकी सारी बातें हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और सांप्रदायिक आधार पर जो अलग निर्वाचन प्रणाली थी उस सिद्धांत को और विस्तारित किया गया। तो पहले केवल मुसलमानों के लिए ये व्यवस्था की गई थी 1909 में, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अर्थात जो यूरोपियन है वो ईसाई थे वो हैं, और एंग्लो इंडियंस को भी ये अलग सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, ये हैं। और विधान परिषद जो कि लोअर हाउस था, इसमें 145 टोटल सदस्य होंगे। इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा। इसमें से 104 मेंबर चुनाव जीत कर आएंगे। ठीक है, और नॉमिनेट कितने होंगे? 41 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे वायसराय के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं चुनाव कितना का हो रहा है। 104 प्लस 33 का चुनाव हो रहा है ना। इनमें से टोटल कितने हो गए आपके? ये टोटल जोड़ के देखिए कितने हो गए? 137 हो गए ना। तो 137 में 125 जो है ना वो इंडियंस थे, जिसमें मुस्लिम, सिख, ये सब अलग अलग संप्रदाय के जोड़ने के बाद टोटल कितने थे? 125। इसके अलावा 1919 के इस एक्ट के माध्यम से
केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों की एक सूची बनाई गई और उन्हें अलग अलग कर दिया गया। मतलब कानून बनाने के लिए, जैसे आज की डेट में क्या है, 3 सूचियां हैं। केंद्रीय सूची है जिसे संघ सूची कहा जाता है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में वो विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून संसद बनाएगी। राज्य सूची में वो विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून राज्य सरकार अर्थात जो राज्य की विधानमंडल है वो बनाएगी। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिन पर दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। और यहाँ पर ऐसे सूचियों को अलग अलग किया गया। कुछ सूची केंद्रीय सूची में डाल दिए गए, कुछ विषय जो है प्रांतीय सूची में डाल दिए गए। अब यहाँ पे जो केंद्रीय विषय थे वो विषय थे जो पूरे संघ के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। और प्रांतीय विषय में जो प्रांत के लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे कृषि वाला डिपार्टमेंट, कृषि और स्थानीय स्वशासन, तो ये सभी चीज़ें जो है वो प्रांतीय विषयों में कर दिए गए। तो पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की जो सूची है उसकी पहचान करके अलग अलग कब किया गया, 1919 में किया गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अब राज्यों को जो है थोड़ा सी स्वतंत्रता दे दी गई है। केंद्र से नियंत्रण कम कर दिया गया है, स्वतंत्रता राज्यों को भी मिल गई है कि अब जो राज्य हैं वो अपने लिए खुद कानून बनाएंगे प्रांतीय विषयों में। ठीक है, प्रांतीय विषय में जो प्रांतीय विषय वाली जो सूची है इसमें जो विषय लिखे होंगे उनसे संबंधित ये जो प्रांत है खुद कानून बनाएंगे। और 1919 तक लगभग मैं आपको बताऊं टोटल जो है ना 9 प्रांत अब तक बन चुके थे। टोटल जो है ना वो 9 ब्रिटिश प्रांत बन चुके थे। और राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1919 की यही है। कौन सी है? राज्यों में डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। एक नोट लिख लीजिएगा, लियोनास कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अब राज्यों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी ये समझते हैं ये क्या थी। तो सबसे पहले मैं राज्यों में आपको लेकर चलता हूँ, राज्यों में क्या सिस्टम था। देखिए, राज्यों में जो प्रांत थे उनमें एक गवर्नर हुआ करता था कि नहीं? जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई जो प्रेसिडेंसियाँ थीं इनमें गवर्नर हुआ करते थे ना। तो इस प्रकार की टोटल 9 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 9 प्रांत थे। सब जगह गवर्नर हुआ करता था। उस गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी जैसे सेंट्रल लेवल पे था, और कुछ एडिशनल मेंबर भी हुआ करते थे जैसे पहले सेंट्रल लेवल पर था। जो एडिशनल मेंबर थे इसमें कुछ इलेक्ट होकर आते थे, कुछ नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है, अब 1919 में क्या हुआ, इन एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई और जो इलेक्टेड होकर आते थे इनमें से अब कुछ को मंत्री बना दिया गया। इलेक्टेड होकर जो भारतीय आते थे, ज़्यादातर यहाँ भारतीय ही हैं, 90% से ज़्यादा जो है भारतीय ही आते थे इलेक्टेड होकर। इनमें से कुछ को 4-5 को अब मंत्री पद दिया जाने लग गया 1919 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये सिचुएशन थी प्रांत के अंदर, प्रांतों के अंदर ये सिचुएशन थी। अब डुअल गवर्नमेंट को समझिए क्या होता है, द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रणाली में क्या था आपको मालूम है, प्रांत जो है वो प्रांतीय विषयों पर कानून बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो प्रांतीय विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? प्रांतों को दिया गया है। लेकिन जितने भी प्रांतीय विषय थे ना उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाने लगा आरक्षित विषय, एक को कहा जाने लगा हस्तांतरित विषय। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांतीय विषय हुआ करते थे उनको आरक्षित विषय की सूची में डाल दिया, और जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको हस्तांतरित विषय की सूची में डाल दिया। अब आरक्षित विषय की सूची में जो विषय थे इन पर कानून जब बनाने की बात आती थी तो कानून पता कौन बनाता था? गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर बनाता था। जब हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने की बारी आती थी तब भी गवर्नर ही कानून बनाता था, लेकिन इस समय गवर्नर जो भारतीय मंत्री थे ना उनकी सहायता लेकर कानून बनाता था। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों में कौन कौन से ऐसे विषय विषय थे। जैसे हस्तांतरित विषय की बात करें, जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा इसमें आ जाएगा, पुस्तकालय इसमें आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें इसमें आ जाएगा, चिकित्सा से संबंधित जो मामले हैं इस पर कानून बनाना होगा तो ये हस्तांतरित विषयों पर आ जाएगा। ठीक है, धार्मिक
जो चीज़ें हैं वो भी हस्तांतरित विषयों में आ जाएगी। जबकि आरक्षित विषयों में जो ज़मीनों का टैक्स की अगर बात आती थी, पैसों की बात आती थी, अकाल पड़ने पर जो सहायता देने की बात आती थी, पुलिस, न्याय, पेंशन, आपराधिक जो मामले हैं, समाचार पत्र, सिंचाई, वो सभी आरक्षित विषयों में आ रहे थे। मतलब कहने का भाव ये है कि वो प्रांतीय विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उन्हें आरक्षित विषय में रखा गया, जबकि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे उन्हें हस्तांतरित विषय में रखा गया। तो दिमाग में आपके क्लियर हुआ कि नहीं कि जिन जिन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है उन्हें दो भागों में पहले बांटा। एक तो केंद्रीय विषय हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय में जो भी सब्जेक्ट लिखे होंगे, जो भी विषय लिखे होंगे, उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगी आपकी, ठीक है, जो वायसराय है और उनकी जो पूरा जो मंडली है वो बनाएगी। लेकिन प्रांतीय विषयों पर कानून तो प्रांत बनाएगी, लेकिन यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि जो प्रांतीय विषय हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर कानून बनाना होगा तो गवर्नर जनरल जो है अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर बांटकर मेजॉरिटी में कानून बनाएंगे, ठीक है। जैसे ज़मीन का टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, इसका एक कानून पास करना है तो गवर्नर क्या करेंगे? अपनी एग्जीक्यूटिव जो उनकी परिषद है, काउंसिल है, उससे बात मशवरा करके एक कानून पास कराएंगे। अगर उन्हें जो है ना चिकित्सा से संबंधित कोई कानून बनाना हो या शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना होगा तो गवर्नर क्या करेंगे? अपने जो भारतीय मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग करके उनके साथ बैठकर एक कानून बनाएंगे, ठीक है, उन लोगों की सहमति से, मेजॉरिटी से कानून बनाएंगे। तो ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है डुअल गवर्नमेंट का। तो समझ में आया कि नहीं? राज्यों में द्वैध शासन ला दिया गया है, वो क्या सिस्टम है बहुत मैंने डिटेल में बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किताबों में आपको नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, हालांकि लिखा तो रहता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं रह गया। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऐप पर ही, और उसके बाद टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन अच्छे वो मैं आपसे पूछूंगा, और उसमें आप जो पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें आपकी रैंक आएगी, ठीक है। आप रैंक अपनी जानिए कितना, आप कितने पानी में है, जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो ये सब बातें थी 1919 के इस भारत शासन अधिनियम में। मेनली 2 बातें ही आपको ज़्यादा जोर डालना है 1919 में। एक तो सेंटर में जो विधायिका है, जो कानून बनाने वाला बॉडी है, उसे द्विसदनात्मक कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? द्विसदनात्मक कर दिया गया है। और राज्यों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था ला दी गई है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इस अधिनियम में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, नोट कर लीजिएगा कि जो 1919 का जो अधिनियम है, एक्ट है, इसके माध्यम से भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई कि भारत में एक लोक सेवा आयोग गठित की जाएगी भारत के अंदर। पहले जो सिविल सर्वेंट थे उनकी जो एग्ज़ाम होते थे वो एग्ज़ाम देने के लिए उनको ब्रिटेन में जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही लोक सेवा आयोग के गठन की बात इस एक्ट के माध्यम से की गई, ठीक है। और इसके बाद लगभग 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर भारत के अंदर लोक सेवा आयोग गठित हो गया। भारत के अंदर लोक सेवा आयोग जो है वो गठित हो गया। तो ये जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में, यही लोक सेवा आयोग भारत की जब आज़ादी हुई उसके बाद इसे ही यूपीएससी बना दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया था। और उस समय जब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में, तब अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो सर रोस बारकर, नाम याद रखिए, सर रोस बारकर इनका नाम था,
ठीक है। सर रोज बारकर उस समय अध्यक्ष रहे थे। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी हैं। आज डेट जो है ना 5 नवंबर 2020 है, तब इस समय मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप कुमार जोशी। क्या पता इसे आप कुछ लेट देख रहे हों, 4-5 महीने बाद या 1 वर्ष के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस समय क्या पता चेंज हो गए हों, लेकिन आज की डेट में प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो ये है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।